अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में हूँ अली सरवर। मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और यही वो बात है जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मियां साहब ने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने आए हैं। ये मानसरे जब गए जलसा अम से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा, जिसके बाद ये बातें मज़ीद इन बातों को तक़वियत मिल रही है कि मियां साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहते और शायद वो मरियम या शहबाज शरीफ के लिए जगह खाली रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें मरियम नवाज़ को, यानी उनकी जो बेटी हैं, उनको अपने बाद ख़िताब की दावत दी थी उन्होंने, जिसके बाद ये बातें शुरू हुई कि शायद मियां साहब जो हैं चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं चाहते बल्कि अपनी जगह मरियम नवाज़ को सामने लाना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो जलसा हमसे ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया, जिसके बाद इन बातों को मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि मियां साहब शायद सिर्फ इलेक्शन लड़ने तक की बात कर रहे हैं। और जिस तरह की इस वक्त फ़िज़ा बनी हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नो डाउट के बड़ी मुनज़्ज़म और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक, अगर हम बात करें इस वक्त कौन सी सियासी जमात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में नज़र आती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता 3 माह से तवातुर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि मुसलसल सफ़र में भी है, ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी वो सिंध और कभी KPK, कभी बलूचिस्तान और कभी पंजाब में, और बड़ी भरपूर तरीके से उनकी मुहिम चल भी रही है। लेकिन वो निशाना बना रहे हैं मुसलसल नून लीग को। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जो बातें की उसमें नून लीग को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। ऐसा क्या किया है उन्होंने कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो, मैं जानता हूँ उनको, कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं और इंतकामी सियासत का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। और PTI वर्कर्स को भी उन्होंने दावत दी कि जनाब, आप PTI इस वक्त क्राइसिस में है, इंतकामी सियासत आपके ख़िलाफ़ हो रही है, मैं इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखता, तो आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिएगा। मियां साहब ने ज़ाहिर इंतखाबी मंशूर के हवाले से अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर दे दिया है। इन सब के इंतखाबी मंशूर में बड़ी जमातों की अगर बात करूँ, ख़ासतौर पर नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। अब ये महज इंतखाबी नारा है, इंतखाबी बात है, या इसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि IMF की तरफ अगर आप देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। IMF जिस तरह फ़ी यूनिट बिजली मुसलसल इजाफा करता चला आ रहा है, वहाँ ये तो हो सकता है कि फ़ी यूनिट 300 रुपये हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 300 यूनिट तक छूट दे दें, क्योंकि बिजली जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं वो 300 यूनिट बड़ा मुश्किल है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, दानिशवर हैं आप, सेनेटर ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुहिम चला रही है, और ये नो डाउट इसमें कि गुज़िश्ता 3-4 माह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतहरिक भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे मुनज़्ज़म मुहिम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन बाकी जमातें सर इतने मुतहरिक नहीं हैं। क्या वजूहात हैं? कहीं से कोई बात हो गई है, कोई खदशात हैं जिसकी वजह से मुतहरिक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुतहरिक है? पता नहीं, या तो पहले से ही मुतहरिक नहीं है, तो अब हम क्या करें, ये तो उनसे पूछिए। नहीं, मैंने इसलिए सवाल किया सर आपको कि इसलिए सवाल मैंने ज़हमत दी सर आपको कि ये भी बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद मियां साहब चूंकि लाडले हैं, बिलावल साहब ने भी कहा था, आपकी पार्टी की जान से बार बार कहा जाता है, तो शायद वो लाडला होने की वजह से वो घर तक महदूद हो गए कि हमें तो वज़ीर-ए-आज़म बन ही जाऊंगा। काम ना करना तो बहुत ही, और एक सुस्ती तो मेरे ख्याल से हमारी, क्यों हम सुस्त कौम बने, और ये तो फैलती है सुस्ती में। बिल्कुल जैसे यूरोप के लोग अमलियत पसंद है, तो वहाँ काम करने का कल्चर है। यहाँ एक सुस्ती से तो काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। सर नून लीग को सर तनकीद का निशाना बार बार उनकी पार्टी को, मियां साहब को आपकी जमात की तरफ से, आपके लीडरान की तरफ से बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जी कल तक तो PDM में आप लोग सब साथ थे, आज राहें जुदा कर ली हैं या मुस्तकबिल का फैसला हो गया है कि आइंदा साथ नहीं चलना। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी पे तो हमारे इख्तलाफात थे ना, जब हम गवर्नमेंट में थे। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री सारी उनके पास थी। जी जी। जो सोशल सेक्टर की थी और फॉरेन अफेयर्स की, वो हमारे पास थी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे तो हमारी डिसेंट, यानी 2 दफा तो बिलावल साहब को ये कहना पड़ा कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। तो
वही इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर था, और इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिफरेंस है कि वो अशराफिया की जमात है, हम बेचारे गरीबों मिस्कीनों की, मुझ जैसे लोगों की पार्टी है। सर, या ये मुस्तकबिल करीब में या इलेक्शन के बाद ये तमाम तरह इख्तलाफात और पॉलिसीज़ और नज़रिया और मंशूर के बावजूद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़रूरत पड़े पीपल्स पार्टी की, या पीपल्स पार्टी को ज़रूरत पड़ी हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की, तो फिर भी दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इत्तेफाक राय तो करना होता है ना। गवर्नमेंट का काम ये है कि मुल्क को यूनाइट करे, मुत्तहिद करे, और इत्तेफाक राय करना होता है। हमने 18वीं तरमीम के अंदर हमने इतनी पीछे हटे हम, जिसका कि नुकसान अब मुल्क उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि नून लीग अड़ गई थी। उसमें ये देखना होता है कि चलो क्या हासिल हो रहा है। 18वीं तरमीम से हमें सूबाई खुद मुख्तारी हासिल हो गई, तो आगे की जो चीजें थी, जजों की तकर्री की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिसमें चारों सूबों के बराबर हो, तो उस पे हम पीछे हटे, क्योंकि आपको कंसेंसस की जरूरत है। उसमें तो ये है कि अगर हम ना माने बात, तो फिर जो है वो हासिल हो रहा है जो सूबाई खुद मुख्तारी, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसका मतलब है सर, अब जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा आपके नौजवान चेयरमैन ने कि हमारी गलती थी उनके साथ चलना, तो ये फिर इलेक्शन के बाद मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, बेशक मुल्क के वसीतर मफाद में ही क्यों ना बैठना पड़े। नहीं, वो अब तो ये नहीं कह रहे गलती थी, वो तो उस वक्त 2 दफा उन्होंने गवर्नमेंट छोड़ने की बात की, और फिर वो कारोबारी लोग हैं, मोल वचन करके अपने वो अच्छा जी कर देंगे, नहीं कोई बात नहीं है, नहीं ऐसे कर देंगे, बोले कि हमारी आबादी 3 करोड़ कम कर दी सिंध की। इसी मैंने नहीं ठीक है नहीं कोई बात नहीं है, मट्टी पाओ जनाब, कोई गल नहीं है। तो अब इसमें तो सर, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया था लाहौर में, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि जनाब बिलावल भुट्टो लाहौर आके कह रहे हैं कि जी यहाँ पानी नहीं है और यहाँ इतने मसाइल गिनवा दिए, जाकर अपना सूबा तो देखें कि वहाँ ये तमाम चीज़ें 15 साल से नहीं है। पता नहीं बीमार तो उनके यहाँ आते हैं इलाज कराने, बीमारी नहीं आते, सभी यहाँ आते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं है बाकी 3 सूबों में। आपको भी पता है कि कितने मरीज जो हैं वो बाकी 3 सूबों से आ रहे हैं। ना रोजगार है, इसलिए रोजगार की तलाश में भी यहाँ आते हैं, और आते हैं यहाँ से अपना रिस्क कमाते हैं और यहीं को बुरा भला कहते हैं। सर, ये बात दुरुस्त है क्या, ये जो कहना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं लाहौर में जाके भी ये नहीं कह सकते कि जी मैं लाहौर को कराची से बना दूंगा क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है? हाँ, कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी माइग्रेशन की वजह से है ना, कि रोज 3-4 लाख बंदा जो है वो आके जो है वो हमारी आबादी में शामिल हो जाता है। हेलो जी जी सर। अब उसके लिए सड़कें भी बनाओ, अब उसके लिए स्कूल भी बनाओ, पानी का भी इंतजाम करो, हेल्थ का भी इंतजाम करो, तो रोजाना की बुनियाद पे ये जो एक 3-4 लाख लोग आ रहे हैं, इसकी वजह से कराची की प्रॉब्लम्स है। अच्छा सर, मुझे मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से एक सवाल कर लूँ आपसे कि आपका जो मंशूर है उसमें 300 यूनिट तक बिजली की बात की गई है। सर, किस तरह पॉसिबल होगा 300 यूनिट तक बिजली फ्री देना? एक सोलर पैनल महीने में कितने यूनिट बनाती है? 350 वाट की ले लीजिए जी जी। एवरेज, 12 घंटे सनशाइन ले लीजिए, तो महीने में कितने यूनिट बने? तो आप चाह रहे हैं कि सोलर पे मुंतकिल करेंगे लोगों को? नहीं, जाहिर है सोलर पे तो जाना है। आप अगर फॉसिल फ्यूल से पड़े रहेंगे तो वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, मुतबादिल मंसूबा ये है आपके पास? नहीं, मतलब एक पैनल से कितने यूनिट बन? भाई हमने 2.5-3 साल अपना होमवर्क किया है, तो महीने में 120 यूनिट सिर्फ एक पैनल से बनते हैं, और 2 लाख घरों पे पैनल हम लगा चुके हैं, 2-2 पैनल हर घर पे। और 30 लाख घरों की बात भी की गई है सर?
ऐसी क्या बात है, अगर 20 लाख सिर्फ सिंध में बन रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में 30 क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पहले भी कुछ लोग आए थे सर, 50 लाख कहा था उन्होंने, एक भी नहीं बनाया। पहलों की तो बात नहीं हो रही, आप तो सवाल हमसे कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कहा सर इतना आसान था तो वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, वो जाहिर है कि उनकी सियासत अलग है। उनकी सियासत वो है जिसमें अमीर का फायदा हो, हमारी सियासत वो है जिसमें गरीब का फायदा हो। तो हमने बनाने का भी तरीका ऐसा निकाला कि जिसमें गरीब की मेहनत और हुकूमत का सरमाया मिलके, हमने किसी को ठेका तो नहीं दिया ना, हमने कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं बिठाया इस प्रोग्राम के लिए। हम तो डायरेक्ट जो अफेक्टेड आदमी है हम उसको पैसे पहुंचाते हैं। खातून खाना जो है उसके अकाउंट में जाते हैं पैसे और वो लोग खुद घर बनाते हैं। तो अगस्त तक हम 50,000 बना चुके थे जब हमारी हुकूमत थी, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 3,20,000 हो गए। तो अच्छी बात है अगर हो गए, गरीबों के पक्के मकान अच्छे जो सैलाब से भी मुतासर ना हो। अच्छा ताजिर साहब, इस वक्त जो फिजा बनी हुई है उसमें पीपल्स पार्टी की ये शिकायत थी दूर हो चुकी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए और मिल रही है? नहीं, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे। अब हमारा तो फोकस जो काम सामने है उस पर तवज्जो देनी है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो जब हमारी 3 करोड़ आबादी कम कर दी तो सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, जो हमें फेडरल डिविजिबल पूल से पैसे मिलते हैं उसी में कोई 550 अरब का फर्क पड़ गया इस साल, जो कि हर साल बढ़ता जाएगा। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस दफा भी नहीं है, किसी दफा नहीं है। लेकिन अब तो ये है कि कोई हमारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं है सिवाय इसके कि हर सीट जीतने की कोशिश करें। और पंजाब, केपी, बलूचिस्तान कितने पर उम्मीद है सर? सिंध तो आपका है और इस बार भी लग रहा है कि आप ही की गवर्नमेंट बन जाएगी बासानी। अल्लाह ज़बान मुबारक करे, पंजाब भी दिलवा दीजिए। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से अगर ये नफरत और तकसीम और तअस्सुब की सियासत खत्म करनी है और अगर गरीब का भला करना है तो मेरे ख्याल से हमारे 10 नुकात और हमारी लीडरशिप जो है वही ये कर सकती है। मुस्लिम लीग आ गई तो सियासी मुखालफिन की तो ऐसी तैसी कर देगी। सर 2008 से ताहिर साहब, आखिरी सवाल आपसे, 2008 से 13 तक की आपकी गवर्नमेंट थी वफाक में, क्या ऐसी गलतियां हुई जिसके बाद पंजाब से पीपल्स पार्टी बहुत सुगड़ गई, सिमट गई? वो वफात नहीं, वो शहादत थी। बीबी साहिबा शहीद की शहादत थी। जी, उसके बाद दायरा सिंपैथी का वोट भी बढ़ा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बना के हमने उस 5 साल के अंदर एक भी सियासी कैदी किसी वक्त हमारे पास नहीं था। और जो कुछ भी हम बेहतरी कर सके, हम एक्सपोर्ट को $25 बिलियन तक ले गए 5 साल के अंदर। हमने रोजगार पैदा किया लोगों के लिए, प्रोडक्शन मुल्क की बढ़ाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की। ये तमाम चीजें हमने की, ये भी तो कोई हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव हुए और $25 बिलियन हमारी जो थी वो अपने। अब भी आप 25 पे ही पड़े हुए हैं ना, इतने दिन गुजरने के बाद ये एक्सपोर्ट जो है पता नहीं 70-80 बिलियन क्यों नहीं है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। अच्छा, नहीं हमारे पास, हमें पता है क्यों नहीं है। वो इसलिए कि आप बैंक रेट आपका इतना ऊंचा है, वो इसलिए कि बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है। अब ये तमाम चीजें अगर होंगी तो जाहिर है कि पैदावारी लागत अगर आप बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रियां तो बंद ही होंगी ना, फैक्ट्रियां चलेंगी तो नहीं। बहुत शुक्रिया ताजिर साहब। सेनेटर ताजिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बात कर रहे थे बड़ी अहम बात जो इनकी गुफ्तगू से आप लोगों ने भी अक्स की होगी और मैंने भी देखा कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, वो तनकीद जाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एग्रेसिव भी हैं, नौजवान भी हैं, वो मुसलसल तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन इतने सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर ताजिर साहब, इन जैसे जो लोग हैं वो लगता मुझे ये है कि वो ज़रदारी साहब की सियासत के क्योंकि बड़े करीब हैं। और जिस तरह ताजिर साहब ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा ज़रूर है, लेकिन साथ चलने की जो बात है कि नून लीग के साथ दोबारा नहीं चला जा सकता, उन्होंने कहा क्यों नहीं चला जा सकता मुल्क के वसीतर मफाद में। तो यानी कि अगर अगली गवर्नमेंट में नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ती है
तो पीपल्स पार्टी हाजिर होगी, या पीपल्स पार्टी अगर जीतने में कामयाब हुई है, वफाक हुकूमत बनाने के लिए और ज़रूरत पड़ती है नून लीग की, तो इस तरह फिर नून लीग भी तैयार होगी। यानी दो पार्टियां मुस्तकबिल में भी आपको साथ चलती नज़र आ सकती हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अहम चीज़ है। और वो जो शुरू में मैंने बात की थी आपसे कि जनाब ये जो गुफ्तगू है कि मियाँ साहब ख़ुद आ रहे हैं सामने या मरियम बीबी को सामने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस इंतखाबी मुहिम की अगर बात कर लूँ 2024 के इलेक्शन के हवाले से, तो हमदा शहबाज जो हैं वो इंतखाबी मुहिम में अब तक हमें नज़र नहीं आई। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर इनसे आगाज़ करेंगे कि सारा सिलसिला है क्या। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उम्मीदवार हैं, वज़ीर-ए-आज़म के नून लीग की जानिब से कौन उम्मीदवार है, क्योंकि जिस तरह इशारा कनाइयों में बातें हो रही हैं और बाहर तक आ रही हैं उसमें तो मरियम बीबी लगती हैं, लेकिन मियाँ साहब के हवाले से तनकीद हो रही है कि चौथी बार वो बनना चाहते हैं। हालांकि वो जायका नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है। इस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात करें जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि अब कन्फ्यूजन ये है कि जिस तरह मियाँ साहब ने अपने से पहले मरियम बीबी को ख़ताब की दावत दी, उसके बाद अपने बाद ख़ताब की दावत दी और ख़ताब किया उन्होंने, जबकि मानसेरा में मियाँ साहब ने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ और वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं आया, तो इसका क्या मतलब लिया जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियेकार बिलाल डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब। क्या कहेंगे मियाँ साहब को कि नून लीग के हवाले से आपके पास भी वो खबर है कि मियाँ साहब खुद नहीं आना चाह रहे, बल्कि मरियम को आगे कर रहे हैं कि जी शायद वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मरियम को प्राइम मिनिस्टर जनरेट करेंगे, बल्कि नून लीग का स्टांस ही हमेशा से ये रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। आपको ये भी शायद इल्म में होगा कि मियां साहब के आने से पहले भी काफी अर्सा तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पेशकश आती रही कि अगर अगले इलेक्शंस के बाद जो नई हुकूमत बनेगी उसमें शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना लें तो हम नून लीग को के लिए रास्ते में की हाइल रुकावटें दूर कर देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने इस तजवीज को रद्द कर दिया और बल्कि मुस्लिम लीग नवाज का जो जवाब था वो हमारे ज़राए के मुताबिक वो ये था जी कि मियां नवाज शरीफ ही वो इस वक्त लीडर है पूरे पाकिस्तान में जिनका एक विजन है और वो जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं जैसे माजी में निकाला है। तो उनके बगैर तो हमारी गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो ये चीजें बहुत पहले तय हो चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर आइंदा नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन आज ये जो मूव हुई है कि मरियम नवाज साहबा को उन्होंने अपने बाद खिताब करवाया है, बेसिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मरियम नवाज को अपना जानशीन का उनका ऐलान कर दिया है। और ये बड़ा वाजिया पैगाम है शहबाज शरीफ साहब के लिए और पूरी पार्टी के लिए कि मरियम नवाज साहबा ही पार्टी को लीड करेंगी। और ये पैगाम उस वक्त भी दे दिया गया था कि जब चौधरी निसार साहब अलग हुए इस इशू के ऊपर, जब इस इशू के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब अलग हुए, जब इस इशू के ऊपर हजारा बेल्ट के अंदर एक बड़े स्ट्रॉन्ग नवाज शरीफ के साथी राइट हैंड जो उसके उनके दरीना साथी हैं मेहताब अब्बासी साहब जो सीएम भी रहे, गवर्नर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे, उनको वो भी मरियम नवाज साहबा की लीडरशिप की वजह से कि उनको लीडर बनाया जा रहा है, वो जूनियर है, बेटी है हमारी लेकिन वो जूनियर है, हम उनके अंदर कैसे काम करें। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने उन दरीना साथियों की भी इस मदद की परवाह नहीं की और शाहिद खान अब्बासी जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद प्राइम मिनिस्टर बनवाया था उन्होंने फिर उनकी भी परवाह नहीं की और मरियम नवाज साहबा को उन्होंने तैयार किया हुआ था कि वो उनकी जानशीन है, उसका ऐलान वो मुनासिब वक्त पे करेंगे। और हजारा चूंकि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा एरिया है जो मुस्लिम लीग नवाज का केपी के अंदर एक गढ़ माना जाता है, जहाँ 6 या 7 MNA की सीटें होती हैं तो उनमें से 6 मुस्लिम लीग नवाज जीतती है। तो एक गढ़ और फिर वो मरियम नवाज साहबा का ससुराल भी है, कैप्टन सफदर का इलाका भी है और केपी में और इस इलाके में एक मैसेज देना मकसूद था कि जी मरियम नवाज साहबा ही होंगी। और फिर जो मेहताब अब्बासी साहब भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं आजाद हैसियत में मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि PTI का वोट बैंक वो ले सकें। इसके लिए उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए या उन्होंने जो तकरीरें की हैं उसमें उन्होंने मरियम नवाज को और इवन के मियां नवाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया है। लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे, लेकिन नजर नहीं आता कि PTI का उनको वोट मिलेगा क्योंकि PTI का अपना उम्मीदवार खड़ा हो गया। लेकिन इस हल्के में मरियम नवाज साहबा को सामने लाके उन्होंने एक तो जानशीन ऐलान किया है, दूसरा उन्होंने ऐबटाबाद में खड़े होके
मेहताब अब्बासी साहब जिस बात पे नाराज थे मरियम नवाज को आगे लाने पे, उनको एक मरतबा फिर वाज़ेह पैगाम दिया है कि मरियम ही पार्टी की आइंदा जो क़यादत होगी वो वही संभालेंगी। अच्छा, ये तो सीनियर ये बड़ी जितने भी सिंपल सी मूव है। जी डॉक्टर साहब, जितने भी सीनियर लोगों के आपने नाम लिए, वो चौधरी निसार साहब हों, शाहिद खाकन अब्बासी हों, या दीगर लोगों के नाम, मेहताब अब्बासी साहब हों, दीगर लोग, ये बेशक इस बात पर नाराज़ हों कि जी एक जूनियर के सामने हाथ बांध के पीछे हम नहीं खड़े हो सकते, तो इसका मतलब है तमाम चीज़ें ये सोच ली गई हैं कि जनाब कोई भी नाराज़ होता है तो हो जाए। अब जाननशीन का मैंने ऐलान कर दिया है, कोई किसने पार्टी में रहना है तो रहे, चाहे फिर वो कोई भी हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा वाजिया है। उसके बावजूद उन्होंने ये तैय्या मियां नवाज शरीफ साहब कर चुके थे, वरना वो आप अंदाजा करें कितना बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टर का होता। शाहिद खाकन अब्बासी को उन्होंने अपनी नाअहली या अपने उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब नवाज शरीफ नाअहल होकर निकले तो उन्होंने अपने भाई को नहीं बनाया, अपने किसी और साथी को नहीं बनाया, अपने किसी अजीज को नहीं बनाया। असेंबली में साख्तार साहब भी मौजूद थे जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, समधी हैं ये आपस में, और इस तरह के और भी लोग मौजूद हैं, उनको नहीं बनाया। फैसलाबाद से एमएनए हैं, वो उनके करीबी अजीज हैं जो कुलसूम नवाज साहबा के कजन हैं, उनको नहीं बनाया। उन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी को एमएनए बनाया। लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी साहब का जो स्टांस है वो ठीक है या गलत है, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन इतने अपने इम्पोर्टेंट जिसको आप बना रहे हैं, जिसपे इतना ट्रस्ट है, आपका करीबी तरीन है, फिर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की कि ठीक है अगर आपको इस बात पे एतराज है तो आप चले जाएं। जो कि मनाने की कोशिश भी की शाहिद खाकन अब्बासी साहब को, मेहताब साहब को भी मनाने की कोशिश की है। और मेहताब साहब की मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि मेहताब साहब जब इस बात पे नाराज हुए थे कि मरियम नवाज साहबा को आगे लाया जा रहा है, तो उसके बाद लंदन से नवाज शरीफ साहब का ऑर्डर आया कि मरियम नवाज साहबा और कुछ और लोग जिरगा करें और मेहताब अब्बासी साहब को राजी करें। तो मरियम नवाज साहबा का पैगाम लेके जिरगे का कुछ लोग वहाँ के जो मोतबरीन थे मुस्लिम लीग नवाज के, उनको भेजा गया कि वो मेहताब अब्बासी साहब को जिरगे का कोई टाइम टाई अप करें और आपस में बैठ के ताकि हम वहाँ सुलह सफाई के लिए को जिरगा करें। लेकिन मेहताब अब्बासी साहब ने ये कह के वाजिया तौर पे इनकार कर दिया था कि अगर मरियम नवाज साहबा मेरी बेटी हैं, लेकिन अगर वो जिरगा उनके साथ मुझे करना है या उनके सामने बैठना है इस मामले पे, तो मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। हाँ, अगर मुझे नवाज शरीफ साहब बुलाएंगे या मुझसे वो बात करना चाहेंगे तो मैं उनसे जरूर करूंगा, लेकिन मैं मरियम नवाज से नहीं करूंगा बात। तो वो जिरगे में नहीं गए, लेकिन बाद में वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए, उनकी इयादत करने के लिए या नवाज शरीफ साहब के बुलाने के ऊपर लंदन में जरूर गए, लेकिन ये मामला वहां भी तय नहीं हुआ। मेहताब अब्बासी साहब का स्टांस वो जो था कि मरियम नवाज हमारी बेटी है, इनको लीडर नहीं हम मान सकते, तो वो लंदन में भी अपने स्टांस पे खड़े रहे और वो पीछे नहीं हटे, और वो अब आजाद हैसियत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ बड़ा मुकाबला हो रहा है। तो देखना ये है कि कौन जीता, लेकिन उन्होंने वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होके मियां नवाज शरीफ साहब ने आज मरियम को बाद में तकरीर देके मरियम नवाज साहबा का ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पे कर दिया कि कोई नाराज होता है तो वो होता रहे, मेरी जाननशीन, मेरी सियासत की जो जाननशीन है या पार्टी की आइंदा जो क़यादत करने वाली हैं वो मरियम नवाज ही होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गुलाम गर्दिशों के करीब तरीन लोग या उसमें होकर आने वाले ये फरमाते हैं आजकल कि जनाब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, मियाँ साहब ज़ाहिर है पहले ही पता चल गया कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट बननी है, लेकिन वो कहते हैं जी ये होगा सब कुछ सिर्फ एक साल के लिए। ये खबर है सर आपके पास भी इस तरह ही कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा खेल बिल्कुल नहीं खेला जाएगा इस दफा, क्योंकि इस दफा मुल्क की माशी पॉलिसी, माशी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। आप डिफॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं आज भी, गो के थोड़ा सा बेहतरी आई है अफगान बॉर्डर बंद करने से, आपके फॉरेन रिजर्व 8 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं, लेकिन इसमें 4 बिलियन वो हैं जो कि आप खर्च नहीं कर सकते, उन दोस्त ममालिक के हैं। लेकिन देखें, अब मियां नवाज शरीफ साहब तो उस मामले में भी शरीक नहीं होना चाहते थे अदम एतमाद के, और अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे ज़राए के मुताबिक जो मुज़ाकरात हुए हैं मियां नवाज शरीफ के या उनकी पार्टी के लोगों के, उसमें ये बात तय कर ली गई है कि अभी जो कुछ 10-12 दिन कबल यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है एस्टेब्लिशमेंट के 3 बड़ों की और मुस्लिम लीग के 3 बड़ों की, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम भी थे, तीनों की, और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के 3 बड़े अफराद थे ओहदेदार। तो उसमें मेरे ज़राए के मुताबिक ये मामला तय पा चुके हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इनके जो मुतालबात थे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के वो ये थे कि आप हमें इक़्तिदार जो मिलेगा वो बा-इख्तियार इक़्तिदार मिलेगा, हमारे ये नहीं होगा कि इख्तियार से खाली इक़्तिदार मिलेगा, हमें वो नहीं चाहिए।
आप हुकूमती मामलात को चलने देंगे और इसमें हम हमें आजादाना फैसले करने देंगे। तो ये चीजें तय हो चुकी हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आइंदा जो आने वाले साल हैं, जो 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बनेगी, इसमें बहुत बड़ी चीजें होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। एक तो चीन के सदर, सऊदीया के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, दुबई के जो हैं प्रिंस, उन्होंने बादशाह जो है, उन्होंने इन 3 मुल्कों के बड़े ओहदेदारों ने पाकिस्तान आना है, उनका विजिट होने अलग अलग, और इसमें उन्होंने CPEC के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट करना है और बाकायदा एग्रीमेंट्स पे साइन होने हैं। और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी कि इससे पाकिस्तान को जो इस वक्त माली मुश्किलात है वो फौरी तौर पे हल हो जाएंगी। इतनी बड़ी है वो। दूसरा, जो ब्रिक्स है, जो वो इत्तेहाद जो कि अमेरिका के मुखालिफ बन रहा है, उस ब्रिक्स के इत्तेहाद में पाकिस्तान ने बाकायदा मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दे दी हुई है और ब्रिक्स के आने वाले दिनों में यहाँ बहुत बड़ी मामला चलने वाले हैं। तीसरा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने की तैयारियां हो रही हैं और उसमें कुछ दोस्त ममालिक की सपोर्ट भी हासिल होगी। तो ये बहुत सारी और भी चीजें चल रही हैं और यहाँ एक ग्रैंड डायलॉग होने जा रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, हर किस्म की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खित्ते में पूरे में खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, टास्क फोर्स मुश्तरका बनाने की तैयारियां, इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामला तय करने की तैयारियां, ये बहुत बड़ा ग्रैंड डायलॉग भी अगले इसी साल में प्रवास बर्स में होना है। अच्छा, ये सब कुछ डॉक्टर साहब, ये सब कुछ होगा और इसमें PTI नहीं होगी और कमजोर हुकूमत होगी, तमाम लोग शरीक होंगे, कौमी हुकूमत होगी, PDM2 होगी। बिल्कुल, देखें, इसमें PTI कहीं भी नहीं होगी, हुकूमत कमजोर नहीं होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नवाज के पास अच्छी खासी सीटें होंगी। ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि नून लीग 90 के करीब सीटें लेगी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग मेरे ख्याल में इस वक्त जो मेरे पास मेरी असेसमेंट है वो 110 के करीब इजीली सीटें ले लेगी। 110 सीटें, बाकी जो उनकी 110 सीटें, और इस तरह जो उनके इत्तेहादी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, जिसमें JUI भी शामिल है, सारे हैं। इसमें PTI का कहीं जिक्र नहीं होगा। अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी है वो एक अपोजिशन पार्टी का किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी से होगा। तहरीक इस्तेकाम भी हुकूमत का हिस्सा होगी और जो परवेज खटक साहब की सरबराही में एक पार्टी बनी है PTI पार्लियामेंटेरियन, वो भी हुकूमत का हिस्सा होगी। तो सर, ये जो आजाद खड़े हुए PTI के लोग, ये कहाँ होंगे? ये जो आजाद है जी, जारी बात है, आजाद उम्मीदवार जो होंगे जीतने वाले, जो हमेशा होता आया है कि वो किंग पार्टी में या जो गवर्नमेंट बनाने जा रही होती है पार्टी, इसी में शामिल होते हैं। आजाद हैसियत पर बैठने वाले बहुत कम ही होते हैं। तो अभी भी आप देख लें, कौमी असेंबली में पिछले इलेक्शन में काफी बड़ी तादाद में आजाद भी जीते थे, लेकिन जो आपकी कौमी असेंबली है उसके अंदर बस 1-2 ही आजाद हैसियत में बैठे हैं लोग, जिसमें एक वो लसबेला से असलम भूतानी साहब है, वो आजाद हैसियत में बैठे हैं। और मेरे ख्याल इसके अलावा शायद कोई एक भी आजाद उम्मीदवार MNA नहीं रहा, सारे के सारे पार्टियों में शामिल हो गए। तो PTI का सबको पता है कि कभी अगले 5 साल की सियासत में PTI का कहीं जिक्र नहीं रहेगा, क्योंकि उनके खिलाफ, उनके कायद के खिलाफ जो केसेस हैं वो बड़े खतरनाक हैं। अभी अगर उनके खिलाफ फैसला, एक आध केस का फैसला अगर इलेक्शन से पहले हो भी जाता है, जो अभी नहीं हो रहा, तो अगर इलेक्शन के बाद होता है तो उसका मतलब यह है कि अगर 2, 4, 6 महीने के बाद किसी एक फैसले में उनको सजा हो जाती है तो उनकी नाअहली जो नई अमेंडमेंट हुई है 5 साल की होगी, तो वो 5 साल कब पूरे होंगे? अगले इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो वो 5 साल अगले इलेक्शन के बाद पूरे होंगे। बाहर क्या, अभी ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि अगली असेंबली के अंदर, इस असेंबली में तो इमरान खान नहीं है, जो तो वाज़ेह हो चुका, उनके पेपर्स रिजेक्ट हो चुके हैं। अगली असेंबली के अंदर इमरान खान साहब क्या होना या ना होना उसका फैसला बाद में होगा। लेकिन PTI कहीं नजर नहीं आएगी आपको। PTI को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दिया गया, जिस पार्टी का निशान खत्म हो गया, जिसके उम्मीदवारों की समझ नहीं लग रही। एक हल्के में 6 उम्मीदवार खड़े हैं PTI के, ऐसा ही है। तो आप किसको जितवाएंगे? वोटर PTI सर ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, आखिरी किसको वोट देना वो देख रहे हैं, हमारा उम्मीदवार डॉक्टर साहब, उम्मीदवार को समझ नहीं लग रही। आखिरी सवाल जाते जाते, सर ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह जिन अदालतों ने मियां साहब को सजा दी
थोड़े अरसे के बाद वही अदालतें उनको बरी कर रही हैं, जो अदालतें आज खान साहब को सजा दे रही हैं कल वही बरी कर रही हो? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए मियां नवाज शरीफ के जो केसेस थे, एक तो उनके अंदर कोई सबूत नहीं था। बिलफर्ज अगर बेटे ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो बाप को कैसे सजा दी जा सकती है? सजा कैसे दे दी अदालतों ने? देखें ना, आपके सामने ही है। फिर उन्हीं अदालतों के आप जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उनसे एक किसी प्रोग्राम में ये सवाल हुआ कि नवाज शरीफ साहब को सजा ठीक हुई या गलत हुई, तो उन्होंने कहा गलत हुई है। जिस सजा का जिस केस को आप सुन ही नहीं सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, अकामा निकला है, तो अकामे की प्रोसीडिंग तो नहीं हो रही थी, वो तो पनामा की प्रोसीडिंग पर, पनामा का केस था, तो अकामा निकल आया, तो अकामा तो जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास वो केस। जिस तरह बाद में ख्वाजा आसिफ साहब का भी अकामा निकला, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, लेकिन वहां जो उन्होंने दलील दी उनके वकील ने कि जी ये आप चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती, ये अकॉर्डिंग टू रूल। यानी आप ये कह रहे हैं सर, अब जो है इलेक्शन कमीशन ने सुन लिया, उसको वहां रेफर कर दिया गया। यानी अब जो है हवाओं का रुख नहीं किया गया। मुस्तकबिल करीब में देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं। देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो लड़ाई थी फौज के साथ, जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, नवाज शरीफ ने उसमें कहीं भी किसी फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले नहीं करवाए, उन्होंने किसी जगह पे कौमी परचम नहीं जलवाए, किसी कोर कमांडर के घर को आग नहीं लगवाई, उन्होंने पाकिस्तान का परचम कहीं नहीं जलवाया। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया है। सर उन्होंने एक आर्मी चीफ को के जहाज के साथ जो कुछ किया जिसमें उनको सजा भी हुई, वो भी अदालतों ने सजा दी थी सर। देखिए, आर्मी चीफ के जहाज की जो कहानी थी वो फिर बाद में कोर्ट में गलत साबित हो गई। सर यही तो मेरा सवाल है मेरा सर। मैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अदालतों से ही सजाएं होती हैं, अदालतों से माफ हो जाती हैं, फिर अदालतों से सजा होती है, फिर माफ हो जाती है। देखिए आप समझ, मैं जो आपको वजाहत करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि जब स्टैब्लिशमेंट का हाथ ही पीछे इमरान खान साहब के नहीं रखा जाएगा तो कैसे उनको रिलीफ मिलेगा? अभी तो देखें, अभी तो फौज इस या जो कौमी इदारे हैं हमारे, वो इस चीज में शदीद गम गुस्से में है कि उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर हमले हुए हैं, उनके घरों को उनकी जलाया गया है। दुरुस्त है, होना भी चाहिए। जो सरहदों की हिफाजत करते हैं उनको मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके ऊपर पत्थर मारे गए। तो पाकिस्तान के जो देखे ना, एक वो जहाज था जो MM आलम की याद था, उसको जलाया गया, उसकी टेल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था, उसको आग लगाई गई है। कौन मुल्क वतन इस चीज को भूलेगा? नहीं भूल सकते। और जो फोर्सेज हैं वो कैसे भूल सकेंगे? नहीं भूल सकते। कोई हाथ रखेगा इनके ऊपर? लेकिन बहरहाल ये चीजें तो भी बहुत कबल वक्त है कि आगे जाके क्या होगा या क्या नहीं होगा। जब ये मराइल आएंगे तो तब कुछ वाज़ेह इस पे बात की जा सकती है। मेरी जाती राय कि इतनी जल्दी इनको माफी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन इस पे तो सवाल उठ रहे हैं ना, आप जैसे जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि जी एक पार्टी को आप तस्लीम कर रहे हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के नाम से मौजूद है इलेक्शन में, लेकिन इंतखाबी निशान नहीं है, तो पार्टी क्यों तस्लीम? तो पार्टी रजिस्ट्रेशन खत्म करें आप। नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, अगर पार्टी नहीं खत्म नहीं हो सकता। पार्टी को किसी जनरल बाजवा ने या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं कहा था कि आप इलेक्शन ना करवाएं। जब आपको 2018, 2019, 2021 मौका दिया गया, बिल्कुल दिया गया, जब आपको नोटिस दिया, किसी जनरल ने नहीं कहा था इमरान खान साहब आप ना कराएं, हम देख लेंगे आप। लेकिन अब उन्होंने इलेक्शन खुद नहीं करवाया, उनका निशान चला गया और वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ वो फौज पे इल्जाम थोप रहे हैं बेबुनियाद के, फौज ने मेरा खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। भाई, आप गलतियां खुद करते हैं, नालायक आप खुद हैं। कानून आइन की पासदारी आप खुद नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप इस मुल्क की, आप खुद नहीं करते। वो कवानीन जो पार्लियामेंट में बैठ के आप खुद बनाते रहे, आपने उनकी पासदारी नहीं की, आपने अपने पार्टी कानून की पासदारी नहीं की, तो फिर इल्जाम दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? किसी ने नहीं आपको मना किया था या ना रोका था कि आप अपने पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बलोचिस्तान के अंदर बाप पार्टी के इलेक्शन भी लेट हुए और उनका जब बल्दियाती इलेक्शन बलोचिस्तान में आया तो बाप पार्टी एक पहले मरले में अपने उम्मीदवारों को अपना निशान अलॉट नहीं कर सकी, क्योंकि बलोचिस्तान बाप पार्टी ने अपना इलेक्शन नहीं करवाया था अकॉर्डिंग टू रूल। यही सिचुएशन थी और इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन जो निशान था वो मुअत्तल कर लिया। अच्छा, स्क्रूटनी लेकिन इस पे पार्टी ने दोबारा इलेक्शन करवाए और फिर अब बाप पार्टी ने अपने पार्टी के इलेक्शन करवाए और अपना इलेक्शन का निशान बहाल करवाया और अगले मरले में उन्होंने अपने बलदियाती उम्मीदवारों को अपने निशान अलॉट किए। अच्छा, अगर उनके साथ ये सलूक हो सकता है तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? हैं जो और वो बाद में जब वो अपनी नालायकियां
उनकी साबित हो जाती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी के साथ वो इल्जाम दूसरों पे धर के और खुद मजलूमियत का रोना धोना शुरू कर देते हैं और लोगों को गुमराह अच्छा, करके एक बड़ा अहम भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, जो इतनी बात, जो सर आपकी ज़ाहिर मालूमात और तमाम चीज़ें, आपका तजिया, मैं चाहता हूँ इस पर बड़ा अहम सवाल बन रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरे साथ नवीद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं, दानिशवर। ज़ुबैरी साहब, आप कुछ फरमा रहे हैं बिला डॉक्टर साहब की बात पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं अपना जो तज़िया है और जो मेरे पास चारों सूबों से जो इन्फॉर्मेशन है, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसकी रोशनी में मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है मेरा और मेरे मोहतरम भाई के उसमें। मेरे पास तो ये है कि इनको खैबर पख्तूनख्वा से एक सीट नहीं मिलने वाली, सिंध से एक सीट की, 1 से 2 सीटों की उम्मीद है सिर्फ, और बलूचिस्तान से भी इनकी 1 से 2 सीटों की उम्मीद है। तो सर, आप पंजाब की पार्टी कह रहे हैं, इसका मतलब नून लीग को? हाँ जी, मैं नून लीग को बात कर रहा हूँ। और पंजाब से इनको अगर 50 सीटें मिल गई तो समझने के ये इन्होंने बहुत बड़ा मौका मार लिया, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, जहाँ से हमारे सर्वे आ रहा है, वहाँ से लोग इनको जो है ये 16 माह की कारकर्दगी की वजह से सुतली माह कर रही है। नवाज शरीफ के अपने कारकुन जरूर हैं, इनकी अपनी सेहत जरूर है, लेकिन इनकी जो सीटें आने की उम्मीद है वो 50 से 60 के दरमियान है, और ये 110 बता रहे। ये नहीं, देखिए, इस पे ज़ुबैरी साहब, ये डॉक्टर साहब, आपने जो बात की ना 110 सीटों की, क्या सर्वे जितने भी होते हैं सर, सर्वे के मुताबिक तो खान साहब की पॉपुलैरिटी सबसे ऊपर नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड हकायक सर्वे क्या ग्राउंड हकायक के बरक्स होते हैं? नहीं, मैं सॉरी, एक तो जो दूसरे साहब हैं, मैं उनकी आवाज तो सही तरह सुन नहीं सका, उन्होंने क्या पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं 110 सीटें हो ही नहीं सकता, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है और नून लीग की कहाँ है? नून लीग केपी, पंजाब और केपी में और बलूचिस्तान और सिंध में नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, अगर उनकी केपी में मेजॉरिटी उनकी अक्सरियत नहीं है, देखिए, तो फिर उनकी पार्टी के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इलेक्टेबल्स ने क्यों शमूलियत अख्तियार की? वो 2 दर्जन से ज्यादा जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई में या फिर तो इस पार्टी में क्यों नहीं चले गए? लोग तो उसी पार्टी में जाते हैं ना जिसकी आपको नजर आ रहा होता है कि ये जीतेगी और इसकी है। और बलूचिस्तान के जो इलेक्शंस होते हैं वो ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ ट्राइब का एक नुमाइंदा खड़ा होता है और सारी सोसाइटी जो वोटर होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने सरदार को या अपने जो कबीले का बंदा होता है उसको जितवाता है। तो बलूचिस्तान में तो 2 दर्जन से ज्यादा इलेक्टेबल्स ने उनकी पार्टी को शमूलियत इख्तियार की है उनके एक विजिट के ऊपर। तो बाकी पंजाब की जहां तक सूरत हाल है, मैं पंजाब में आपको बताऊं, ये जो इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं और पहले भी, ये सारे फेक बातें हैं। बातें फेक इस तरह से हैं, मेरी बात सुने, अगर मुझे एक चीज बताएं, पीटीआई 3 धड़ों में इस वक्त तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा है इमरान खान साहब की क़यादत में जिसको बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं लीड इस वक्त। एक धड़ा है जिसको तरीन साहब और तालीम तरीन साहब और वो जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान IPB बन गई चला रहे हैं। देखिए, अगर 3 धड़े हो जाए, आप इनका वोट तो ये तो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीनों आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ऊपर से जब बल्ले का निशान नहीं रहा तो इनके वोटर को भी नहीं समझ लग रही हमारा उम्मीदवार है कौन है। वोटर तो वही होंगे ना वोटर तो वही होंगे जहाँ खान साहब होंगे। मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ। देखिए, 2 जवाब है इसके। अगर अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप और ये खटक ग्रुप, इनकी अपनी भी तो कोई फॉलोइंग थी ना, कोई इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल होकर वो MNA या MPA पहली मर्तबा नहीं बने थे। वो तो पुराने सियासतदान है और अपने साथ वोट बैंक लेके चलते हैं। वो वोट बैंक पीटीआई से गया। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा पहली दफा आई थी ना लाहौर में, के बाद या उनके वफात के बाद जब उन्होंने लैंड किया था लाहौर, तो एस्टेब्लिशमेंट ने कमाल होशियारी के साथ ये काम किया था कि जहां तीर का निशान था बैलेट पेपर पे, उसके सामने ही एक निशान पेन का था, वो जो होल्डर वाला पेन नहीं होता जो जिसको स्याही में डबो के यूज करते हैं, तो वो उसकी शेप भी ना बिल्कुल पूरी की पूरी थी, वो उसकी तरह तीर की तरह। तो लोगों ने उस तीर के निशान उसको तीर का निशान समझ के ठप्पे लगाए। अब इमरान खान साहब को तो निशान ही नहीं रहा, तो वो कहाँ ठप्पे लगाएंगे? अब एक हल्के में इमरान खान साहब के अगर 8 बंदों ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो 8 के 8 खड़े हैं आज, उनको कोई नहीं बिठाने वाला। कोई पार्टी का अहदेदार उनके पास जाके उनको नहीं कह रहा
कि भाई आप बैठ के एक उम्मीदवार खड़ा कर लेते हैं, एक ही हल्के में 6 लगे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूसरी बात ये कि मैं आपको एक और अंदर की बात बता देता हूँ कि जब 2013 के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने एक बोर्ड बनाया था, जिस बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में खामोश सर्वे करके एक रिपोर्ट बना के देगा कि हम कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं। उस बोर्ड को लीड कर रहे थे चौधरी सरवर साहब, जो बाद में पीटीआई में गए और वो गवर्नर पंजाब भी बने और आजकल फिर वो पीटीआई छोड़ चुके हैं। तो अभी इस मरतबा फिर उन्हीं के चौधरी सरवर साहब की सरबराही में एक बोर्ड बनाया गया नून लीग का, जिन्होंने खामोशी से सर्वे किया है और ये सर्वे आज से 2-3 माह पहले हो चुका है और उसकी रिपोर्टों को मद्देनजर रख के अगले इलेक्शन की तैयारी में उतरे हैं और वो चल रहे हैं। तो ये बातें हैं खाली कि इमरान खान की बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये सिर्फ शोर शराबा सोशल मीडिया की हद तक और है। बिलावल भुट्टो कहाँ पर है सर? कुछ और है डॉक्टर साहब, जो जुबैर साहब भी सुन रहे हैं, तो फिर बिलावल कहाँ रह गए? बिलावल भुट्टो साहब सिंध की हद तक महदूद रह गए हैं, केपी में कुछ कम बैक करेंगे, बलोचिस्तान में इक्का दुक्का सीटें उनको मिलेंगी। पिछली बलोचिस्तान असेंबली में उनकी 0 सीट है, पीपल्स पार्टी के कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके थे। इस मरतबा और पंजाब जाएंगे, उनके 4-5 लोग आएंगे। पंजाब चुके पंजाब तक वो महदूद रहेंगे, वो भी चंद सीटों के ऊपर, जबकि सेंट्रल पंजाब जो है और दूसरा पंजाब है, इसमें पीपल्स पार्टी की कोई एक सीट भी दिखाई नहीं देती। जुबैर साहब, ये तो बड़ी रावलपिंडी में अलबत्ता रावलपिंडी में गुज्जर खान से जो राजा परवेज अशरफ साहब है, जो इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली है, उन्होंने बहुत काम किया अपने हल्के में और आगे पीछे, तो उनकी एक सीट पे कंटेस्ट नजर आता है, लेकिन उसके अलावा पंजाब में उनकी मुझे कोई ऐसी सीटें दिखाई नहीं देती। जुबैर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब ज़ाहिर इस्लामाबाद और गिरदो नवाज तमाम चीज़ें नजर हैं, बड़ी गहरी इनकी पूरी पाकिस्तान में। आप क्या कह रहे हैं जुबैर साहब? डॉक्टर साहब की बातों में मुत्तफिक हैं आप? देखिए, नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को कोई वो पता नहीं कौन सा सर्वे दिखा दिया गया है, ग्राउंड रियलिटी से ये बिल्कुल नाशना लग रहे हैं मुझको। पंजाब में बहुत बुरी हालत है इस वक्त नून लीग की, और पंजाब इस बार बढ़ जाएगा। पंजाब में किसी को 40 मिलेंगी, किसी को 50 मिलेंगी, किसी को 30 मिलेंगी, इस तरीके से पंजाब बढ़ जाएगा। 110 सीटों का तो सवाल ही नहीं पैदा था कि कोई पार्टी ले ले, और पीपल्स पार्टी सिंध से स्वीप करती हुई आएगी और उसको तकरीबन 30 के करीब सीटें पंजाब से मिलेंगी, 10-12 वो केपीके से लेगी, और बलूचिस्तान का जो उन्होंने कहा वही लोग जो नवाज शरीफ से मिले वही जरदारी से भी मिले, उनको अब तक पता ही नहीं है वो किस में शामिल होंगे। जो गवर्नमेंट बना रहा होगा वो उनमें शामिल होंगे, आईपीपी भी उसी में शामिल होगी, एमकेएम भी उसी में शामिल होगी जो गवर्नमेंट बना रहा होगा। और गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन जो है वो 8 फरवरी या 9 फरवरी की रात को पता लगेगी। और जब तक ये 110 तो क्या, अगर पंजाब से 50 सीटें मिल गई नून लीग को तो वो बहुत बड़ी जीत होगी इनकी। तो मैं नहीं समझता कि इनका तज्जिया जो है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है। यही वजह है कि देखिए हर चीज पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये 2024 है, ये 1990 नहीं है या 2010 नहीं है। इस वक्त हर आदमी को पता है, हर एक के हाथ मोबाइल है कि किसका क्या निशान है। और जिस तरह अगर नून लीग के टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन वोटर नवाज शरीफ के साथ होगा, इस तरह अगर पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए जाए तो वोट भुट्टो का ही होगा। और इसी तरीके से अगर इमरान खान की पार्टी के भी टुकड़े कर दिए जाए तो लोग इमरान खान का वोट है उनका। तो ये तजिया अगर ये थोड़ा सा न्यूट्रल लोग करें या जैसे जैसे दिन करीब आएंगे इलेक्शन कैंपेन में तो उनको अंदाजा हो जाएगा। और एक और बात भी इनसे पूछ लीजिएगा कि पंजाब में नून लीग का वजीर आला का उम्मीदवार कौन है? डॉक्टर साहब कि मुझे इनकी तो आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे ये सुनाई दिया कि तुमने कहा कि नून लीग पंजाब से 50 सीटें जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे ये सुनाई दिया है। और वो कह रहे हैं जी पॉपुलैरिटी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं है नून लीग की, और वजीर आला के लिए भी जाहिर है नून लीग में अंदरूनी इंतशार मौजूद है। वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो तो छाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो मेरे मोहतरम दोस्त हैं इनको शायद पंजाब की सूरत का अंदाजा नहीं है। साहब अंदाजा नहीं है आपको? बलूचिस्तान की सूरत का अंदाजा नहीं है। देखिए मेरी बात तो हर डिस्ट्रिक्ट का अंदाजा है, तो और उनकी इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से जा रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की कैडर को भी होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे इस वक्त तहरीके इस्तेकाम है, वो पंजाब में नून लीग के साथ ही क्यों सीट एडजस्टमेंट के लिए भागी फिरती है। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब में क्यों नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद है, उनसे मुतालबात कर रहे हैं। हर कोई नून लीग से, नवाज शरीफ से क्यों सीटें मांग रहा है अगर उसको वो पॉपुलर नहीं है तो।
वापस वो तो देखे ना, फोन- मांगा तो उसी वो से तो जाता है या उसी के पास कुछ नामालूम फोन आ जाते हैं, कुछ नामालूम फोन आ जाते हैं, लेकिन वोटर तो उनके साथ नहीं होंगे। खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हैं और उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जाम हैं। अच्छा, इसका मतलब उनकी है पार्टी डॉक्टर साहब के ये 3 टोटे हो चुके हैं। डॉक्टर साहब उनके किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक उम्मीदवार नहीं है, 6 उम्मीदवार खड़े हैं, आप किसको जितवाएंगे? और आपको मैं एक बात कहूं, आप मेहरबानी कीजिएगा, जिस दिन ये इलेक्शन होगा ना 8 फरवरी को, जी जी, तो रात को 12 बजे के बाद जरा एक आपने इसी तरह प्रोग्राम करना है और मेरे इन मोहतरम दोस्त को भी लेना है लाइन पे और मुझे भी लेना है। डन हो गया सर, फिर डन हम है, बात करेंगे कि डन है जी, कौन बिल्कुल ठीक डन था, है, कौन बिल्कुल गलत डन है था। डॉक्टर साहब, फिर हम देखेंगे 100% तो agree। सामने आ जाएगा। तो सर ये पंजाब बिल्कुल, में बिल्कुल। लाहौर में इतना बड़ा जलसा किया बिलावल ने, फिर भी आप कह रहे हैं मतलब कुछ नहीं? देखिए, जलसे करना कोई मसला नहीं, जमात इस्लामी भी बड़े बड़े जलसे करती है हर शहर के अंदर। उनकी सीटें कितनी निकलती हैं? कौमी असम्बली से 1 सीट। जलसा वलसा पर छोड़ दें, जलसे इमरान खान साहब 2018 में जब इमरान खान ने जलसा किया था तब भी यही कह रहे थे। परेशान हो जाती थी डॉक्टर साहब, और इमरान खान से के अलावा जीता कोई नहीं था। डॉक्टर साहब अब ये जलसे, डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं जी। जुबैरी साहब कि इमरान खान ने भी एक जलसा ही लाहौर में किया था, उसके बाद फिर कहां से कहां बात पहुंची? जैसे उस वक्त जलसे से इमरान ही खान चेंज साहब होता है पंजाब। सर पे किसका हाथ था? अच्छा, हाथ था, क्या सही। सारे शहर को, सारी दुनिया को नहीं पता था कि किसका हाथ है? और तो आज अभी क्या आप ये सब कह रहे आप हैं बाहर कि निकले ना, नवाज अगर आप शरीफ पे कराची में बैठे एस्टेब्लिशमेंट हैं, का हाथ है। तो कराची में एक हाँ, कह रहे हैं वो तो। रेडी लगा के बैठा हुआ है, एक ठेला लगा के बैठा था, उससे भी पूछे इनको पाकिस्तान बताएं के अगला डॉक्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कब तो हाथ आपको रख के कहेगा कब उठा नवाज लेती शरीफ है, आ रहा ये पता नहीं वो आपको लगता। ये नहीं कहेगा नवाज इमरान शरीफ खान आ साहब रहा है। 3 बार वो किया आपको ये हुआ नहीं है। कहेगा मौलाना फजल रहमान के बिलावल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। आप अगर सर्वे करके देख लें बाहर निकल के, सारे दुनिया को, पाकिस्तान को पता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। अच्छा, वो ये तो कह रहे हैं सर्वे पे पाबंदी क्यों लगवाई है इन लोगों ने? सियासी हवा होती है, ये जो सियासी हवा होती है ना, ये दूसरों को उड़ा के ले जाती है। सियासी हवा उड़ा के ले आती है। बहुत चलो शुक्रिया। अब ये देखते हैं 9 तारीख को इनसे बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 9 तारीख को डन है सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बलाल साहब आपको बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला, आप दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गुफ्तगू आपने सुनी मेरे मौजूद मेहमानों की, और ख़ास तौर पर कि जी आने वाली हुकूमत किसकी बनती नज़र आ रही है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या हैं, ग्राउंड हक़ाइक़ क्या है, वो सारी चीज़ें आप इन तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ हैं। आप क्या रहेगा हमें इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। बुलाने के बाद